नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और इस क्लास में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की मैराथन क्लास है और इसमें आपको एक से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है और प्रीवियस ईयर में अभी तक जो पूछे गए हैं, जिनकी प्रबल संभावना रहती है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की, तो उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है बहुत ही कम शब्दों में। और ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग अगर ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास किए क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आप ये 50 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से आपको इसी वीडियो से ज़्यादातर क्वेश्चन, अधिकतर आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो आप लोग इसे देखिए, पूरा पूरा वीडियो आप लोग देखिए और अंत तक आप लोग बने रहें। और आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ भी आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ाइए और कमेंट्स करना मत भूलिए। आपको ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है, आप जान रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है आगामी 17 फरवरी को कंडक्ट होना है। प्रबल संभावना है, अभी निश्चित डेट नहीं हुई है, तो आप 17 फरवरी की जो डेट है उसको मानते हुए आप तैयारी करिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। यहाँ पर अनुच्छेद 21 की बात करें, जो कि आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में लिखा गया है, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 21A में। और संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो राज्य होते हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगला जो महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, धारा 45। धारा 45 में लिखा है, सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो ये धारा 45 भी आपको ध्यान में रखना है। धारा 45 के अंदर 10 वर्ष के भीतर संविधान लागू होने के अंदर 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन की व्यवस्था का प्रावधान करना। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब हुई थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त 1947 में इसकी घोषणा हुई थी। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21A जोड़ा गया। और ये किस संविधान संशोधन में? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कभी आया? 2002 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य मौलिक अधिकार बन गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आरटी एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये 4 अगस्त 2009 को संसद में पास हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। और भारतीय संविधान में शिक्षा की बात करें तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। जो भारतीय संविधान में एजुकेशन को जो शामिल किया गया है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 1813 का घोषणा पत्र। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इस आज्ञा पत्र में एक धारा यह जोड़ी गई है कि प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की पृथक राशि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाएगी
और वो किसके लिए? विज्ञान के लिए और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपये कम से कम इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, इसका प्रावधान किया जाएगा। तो ये बात 1813 के घोषणा पत्र में कही गई थी। कम से कम 1 लाख रुपये का जो बजट है वो विज्ञान और एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाएगा। ये बात 1813 के घोषणा पत्र में कही गई थी। 3 शब्द आपको याद रखना है, कम से कम 1 लाख, दूसरा विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए और एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835, ये डेट याद रखिएगा। और इसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, प्राच्य जो भारतीय विचारधारा को मानने वाले थे उनको प्राच्य कहते हैं, जो पाश्चात्य थे वो विदेशी विचारधारा, इसका इन्होंने इसमें अंत किया। मैकाले का कथन था, अब ये इस कथन को याद रखिएगा, हूबहू आप तैयार करिए इसे। हम भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं। ये किसका कथन था? ये मैकाले का कथन था, जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। ये बात लॉर्ड मैकाले ने कही थी 2 फरवरी 1835। और ये इनका क्या मानना था कि मैकाले भारत में बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल है कि इनका जो मानना था वो भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय हो किंतु उसके सोचने, उसके काम करने का तरीका जो है वो अंग्रेज के जैसा हो। तो ये इन्होंने इसमें बात कही थी। अगला, निस्यंदन सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, लॉर्ड मैकाले का था। और इसके अंतर्गत भी सेम चीज़ें हैं, समाज के उच्च वर्ग को मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित करना, यानी समाज के उच्च वर्ग के कुछ मुट्ठी भर लोगों को एजुकेशन दी जाए और यह उन लोगों से एजुकेशन जो है निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन तक, जन साधारण तक धीरे धीरे उनको स्वतः ही वो एजुकेट हो जाएंगे। ये बात उन्होंने निस्यंदन सिद्धांत में कही थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत ही, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको लिए गए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा, पूरा देखिए। और इसमें आप, अगला ये पॉइंट है वुड का घोषणा पत्र। तो इसमें श्री जेम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, श्री जेम्स इन्होंने कहा है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है वुड के घोषणा पत्र को। श्री जेम्स के अकॉर्डिंग, श्री बसु के अकॉर्डिंग देखें तो यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। तो दोनों डिफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी? लॉर्ड कर्जन की, तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। 11 मार्च 1904 को सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न, और इसमें भारत के विश्वविद्यालयों में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर तैयार करना। और अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हंटर आयोग 1882 में, और इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, हंटर आयोग 1882 और इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 फरवरी 1882 को इस आयोग का गठन हुआ। तो हंटर आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 को हुआ और इस आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और इस योजना ने प्राथमिक एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक एजुकेशन पर विशेष ध्यान किस आयोग ने दिया, तो हंटर आयोग आपको ध्यान में रखना है, हंटर आयोग 1882। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में हर्टांग समिति की बात करें तो 1929 में अव्यय क्या होता है? अव्यय यहाँ पर आपको बताना है और अवरोधन। तो अव्यय होता है बच्चे का बीच में स्कूल छोड़ देना, यानी कि, तो यहाँ पर अव्यय क्या होता है? जब बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक एजुकेशन पूरी किए हुए विद्यालय छोड़ देता है तो उसे क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। अवरोधन की बात करें, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना या फेल हो जाना, फिर उसी कक्षा में पढ़ना अवरोधन हो जाता है।
तो दोनों जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अव्यय और अवरोधन को आप उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ चुके होंगे आप लोग। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 की यहाँ पर बात करेंगे। यह मुख्य रूप से विश्वविद्यालय एजुकेशन के लिए था। तो विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ। और मुदालियर आयोग की बात करें, ये 1952 में माध्यमिक एजुकेशन आयोग के लिए था। कोठारी आयोग 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए, गठन 4 जुलाई 1964, और अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 में आई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कुल खंडों की बात करें तो 12 खंड थे। पूरे देश का शैक्षिक ढांचा जो था वो 10+2+3 बनाया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OB के नाम से जाना जाता है। 1987 से 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइट की स्थापना की बात करें तो डाइट की स्थापना 1987 में हुई थी। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 में आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए यह समिति 7 मई 1990 को बनी थी। तो शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति, मार्च 1992 से 93। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखिए। यह समिति बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई थी। यह 23 खंडों में बना था। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखना है, प्रोफेसर यशपाल जो समिति है वो बच्चों पर पढ़ाई का जो बोझ था उसको कम करने का इसका मेन उद्देश्य था, और ये 23 खंडों में बना था। अगला पॉइंट है, इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। प्रोफेसर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे NCF के नाम से जाना जाता है। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसका जो NCF 2005 जो ये आया था, इसमें क्या चीज़ें शामिल थी कि किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये NCF कहता है 2005। शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, NCF टीचर एजुकेशन 2009। अगला कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना OB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88। और इसके उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस लिए की गई? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, 2 कमरे, और जिसमें बरामदा हो। और 1993 से 94 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इसको लागू की गई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक विद्यालय में कब लागू की गई? तो 1993 से 94 में। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशंस फॉर स्कूल टीचर, जिसे PMOST के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। प्राथमिक के शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, SOPT, स्पेशल ओरिएंटेशंस प्रोग्राम फॉर टीचर 1993 से 94। अगला बेसिक शिक्षा परियोजना BEP, जिसे 5 अक्टूबर 1993। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? ये 1997 में। इसे DPEP के नाम से जाना जाता है। और प्रथम चरण 7 राज्यों के 42 जनपद में, और द्वितीय चरण 22 जनपद में, और तृतीय चरण 32 जनपद में। विद्यालयी एजुकेशन की तैयारी, उन बच्चों के लिए यह योजना है जो सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं और प्रारंभ के 6 सप्ताह से लेकर 2 माह की अवधि तक
उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव दिया जाता है। तो विद्यालयी शिक्षा की तैयारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव इसमें कराया जाना होता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और इसकी शुरुआत 5 मई 1988 में, और इस अभियान का प्रेरक वाक्य ध्यान रखिए, एक पढ़ाए एक को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान 2001, 1 अप्रैल 2000 में इसे लागू किया गया, और डकार विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अगला, सर्व शिक्षा अभियान 2001 ये कंप्लीट हो चुका है। आगे, स्कूल चलो अभियान, ये स्लोगन आप लोग ध्यान रखिएगा। स्कूल चलो अभियान का जो स्लोगन था, इसका जुलाई 1996 में शुरू किया गया था, और 2004 से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। तो शुरुआत इसकी 1996 में हुई, और 2004 में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6, 7, 8 तक की बालिकाओं के लिए 11 से 14 वर्ष तक निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। अगला है, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसका पूरा नाम है। तो इसको फुल फॉर्म लिखने को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, तो राष्ट्रीय बाल श्रम योजना नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई? तो नवी पंचवर्षीय योजना में। कब शुरुआत हुई? तो 1997 से 2000 में। इसे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। पोषाहार वितरण योजना, जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है, 15 अगस्त 1995 में। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 में इसकी स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में। NCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1981 लखनऊ, और 17 अगस्त 1995 में। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सेलेक्ट किए गए हैं, बहुत ही कम शब्दों में। शिशु शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 में। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा 1937 में, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो 16 मार्च 1911 में। कलकत्ता मदरसा 1781 में वारन हेस्टिंगस के द्वारा। और बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करें तो 1791 में जोनाथन डंकन ने। और बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में, और शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में। तो दोस्तों, इस क्लास में आपने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी मैराथन क्लास आपने देखी, और ये क्लास आपने पूरी देखी होगी। अगर आप पूरी देख लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप लोग क्लास को पूरा आप ज़रूर देखिए। और बस आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।